सुने दोस्तों, व्याकरण की बात करें तो मैं इसका शाब्दिक विच्छेद कर रहा हूँ। तो इसका जो शाब्दिक विच्छेद होता है वह है विधन आधन करण। देखिए दोस्तों, मैंने शाब्दिक विच्छेद लिखा है, न कि संधि विच्छेद लिखा है। शाब्दिक विच्छेद अलग होता है और संधि विच्छेद अलग होता है। शाब्दिक विच्छेद पर अपन चर्चा करेंगे शब्दकोश, साहित्यकोश, उसके उपयोग और पद्धतियों पर, वहाँ पर अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं कि व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण, अर्थात ये वि आ और करण के योग से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। और यदि इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, व्याकरण के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो व्याकरण के शाब्दिक अर्थ होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना, या ऐसे लिख सकते हैं अपन भली प्रकार से समझना, प्रकार से समझना, भली प्रकार से समझना। यदि व्याकरण की परिभाषा पर अपन चर्चा करें, व्याकरण की परिभाषा पर, तो हम कहेंगे कि व्याकरण क्या है? व्याकरण एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है। इसे कह सकते हैं व्याकरण एक विधा है। व्याकरण क्या है? एक विधा है। ये ग्रंथ है। पाणिनि ने कहा ये ग्रंथ है, ये कृति है, ये कृति है, ये रचना है, ये संस्करण है, ये संस्करण है। व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है, विधा है, ग्रंथ है, कृति है, रचना है, संस्करण है, जो मैं तीन बातों से अवगत कराती है, तीन बातें सिखाती है। ये सब क्या है? ये है जो मैं कितनी बातें सिखाती है? तीन बातें सिखाती है। वो तीन बातें कौन सी है? सुनना। पहली आती है उच्चारण, सॉरी, पहली आती है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। दूसरी आती है शुद्ध लेखन, और तीसरी बात आती है शुद्ध प्रयोग। तीन चीज़ों से हमें जो ज्ञान प्राप्त करवाती है वो क्या है? व्याकरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध लेखन और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? व्याकरण ग्रंथ कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं कि व्याकरण वह पुस्तक है जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध लेखन या भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध लेखन और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये अपन ने क्या देखा कि व्याकरण के बारे में देखा कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण। इसके यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना या भली प्रकार से समझना। और परिभाषा के बारे में अपन चर्चा करें तो अपन सामान्य भी कह सकते हैं कि व्याकरण पुस्तक है, व्याकरण विधा है, व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण रचना है, व्याकरण कृति है और व्याकरण संस्करण है, जो में तीन बातें सिखाती है। और वो तीन बातें क्या है? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। इसी प्रकार इन तीनों को अपन ने कड़ी में पिरोते हुए कहा है कि व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध लेखन और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। ये अपन ने व्याकरण की परिभाषा देखी। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो हमने कहा है कि व्याकरण के तीन अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के तीन अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वर्ण हैं, शब्द हैं और वाक्य हैं। तो हमने कहा कि व्याकरण के अंग जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो हमने कहा व्याकरण के अंग, और व्याकरण के तीन अंग होते हैं। पहला देखा अपन ने कौन सा? वर्ण। दूसरा देखा अपन ने शब्द और तीसरा देखा अपन ने
वाक्य। मैं कहूँ कि व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फिर क्या आ जाता है, वाक्य आ जाता है। और व्याकरण के इन तीनों अंगों पर अपन चर्चा करने वाले हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हम कहें वाक्य से छोटा शब्द, शब्द से छोटा वर्ण, या यूँ कहें सबसे छोटा वर्ण, सबसे बड़ा वाक्य, वर्ण से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य, वाक्य से छोटा शब्द और शब्द से छोटा क्या है, वर्ण है। इन्हीं तीनों अंगों पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि बात की जाए तो आपने बहुत सारी पुस्तकों में, बल्कि यूँ कहें एनसीईआरटी की पुस्तकें या यूँ कहें कोई गाइड जितनी भी देखी होगी, उनमें अनुक्रमणिका लगी रहती है, उनमें व्याकरण के अलग अलग प्रकरण लिखे होते हैं। लेकिन यदि उन समस्त प्रकरणों की यदि बात कर ली जाए तो व्याकरण के केवल कितने अंग होते हैं, वो 3 अंग होते हैं। और वो सारे के सारे किसमें समाहित है दोस्तों, इन वर्ण, शब्द और वाक्य में ही समाहित है। इनमें पूरी व्याकरण समाहित है। तो इन्हीं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन आगे। तो हमने कहा कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वर्ण पर। सुनिएगा दोस्तों, वर्ण, अपना पहला टाइटल आ रहा है वर्ण विचार। वर्ण विचार। अब बात आती है कि वर्ण विचार क्या है, अपन किस पर विचार करने वाले हैं, वर्णों पर विचार करने वाले हैं। किस पर विचार करने वाले हैं, वर्णों पर विचार करने वाले हैं। तो पहली बात आती है कि वर्ण विचार क्या है। हमने कहा व्याकरण का वह बिंदु, व्याकरण का वह बिंदु जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध लेखन और वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। मतलब हमने यूँ कहा है कि व्याकरण की जो परिभाषा थी, उसी व्याकरण की परिभाषा को हमने किस में पिरो दिया है, वर्ण विचार में पिरो दिया है। हमने व्याकरण की परिभाषा दी थी कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध लेखन और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। तो यहाँ भी अपन ने दोस्तों ये कहा है कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार वह है जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, किसके, वर्णों के, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध लेखन और वर्णों के शुद्ध प्रयोग का जो ज्ञान प्रदान करता है, उसे वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। कि व्याकरण का वह बिंदु जो हमें, व्याकरण का वह बिंदु जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध लेखन और वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। और यहीं से अपन बात करते हैं वर्ण विचार, और वर्ण विचार पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक बार वापस आपकी नज़र में डाल देना चाहता हूँ कि व्याकरण के 3 अंग है। बड़ा अंग की बात करें तो वाक्य, वाक्य से जो छोटा है वह है शब्द, और शब्द से जो छोटा है वह क्या है, वर्ण, वर्ण से जो बड़ा है वह है शब्द, और शब्द से जो बड़ा है वह क्या है, वाक्य। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वर्ण विचार, और सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, वर्ण की। वर्ण, अपने पास आया वर्ण। देखिए दोस्तों, तो फिर बात आती है कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहा जाता है और वर्ण किससे बना, इस पर चर्चा करते हैं। तो यदि अपन बात की जाए कि व्याकरण का सबसे बड़ा जो भाग है या सबसे बड़ा अंग है वो क्या है, वाक्य। हमने कहा व्याकरण का जो अंग है सबसे बड़ा वो है वाक्य। वाक्य से जो छोटा है वो क्या है, शब्द, और शब्द से जो छोटा है वो क्या है, वर्ण। देखिए दोस्तों, समझना, एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि वाक्य से छोटा है जो शब्द, और शब्द से जो छोटा है वो क्या है, वर्ण, और वर्ण से जो बड़ा है वो शब्द, और शब्द से जो बड़ा है वो क्या है, वाक्य। हमने कहा है कि वर्ण क्या है और वर्ण बना किससे। तो पहले तो इस पर चर्चा करेंगे कि वर्ण बना किससे हैं। हमने कहा वर्ण बना किससे, ध्वनि से। वर्ण बना किससे, ध्वनि से। तो फिर बात आती है कि ध्वनि क्या है,
बात आती है कि ध्वनि क्या है। आपके जहन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर वर्ण की बात आ गई, लेकिन वर्ण बना किससे? ध्वनि से। तो फिर ध्वनि किससे बना? ध्वनि किसे कहते हैं? तो सुनिएगा दोस्तों, अपन चर्चा कर चुके हैं पहले भाषा के रूपों पर और भाषा के मुख्य रूप से तो दो, बाकी अपन ने भाषा के 3 रूप देखे थे, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। उन्हीं पर वापस चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जो दिखाई नहीं देता है वह ध्वनि, सीधी सी बात। या यूं कहें कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। या ऐसा कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि के नाम से जाना जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि के नाम से जाना जाता है। और यदि इसी मौखिक इकाई ध्वनि को यदि अपन शरीर प्रदान कर देते हैं, जामा पहना देते हैं, प्रतीक प्रदान कर देते हैं, चिन्ह प्रदान कर देते हैं, तो फिर यही जो है वह किसका रूप धारण करेगा? वर्णों का रूप धारण करेगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों में केवल एक ही तो अंतर है, ये मौखिक है जबकि यह क्या आ गई? यह लिखित है। ये क्या आ चुकी है? यह लिखित है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी कौन सी? मौखिक। वो तो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी कौन सी? लिखित। वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो फिर एक चीज़ समझ में आपके जहन में आ रही होगी कि इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है। तो सुनिएगा दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूँ मैंने कहा तो आपको दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है लेकिन आपको सुनाई पड़ रहा है। ये भाषा की कौन सी भाषा की? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन यदि मैं इस को चिन्ह प्रदान करता हूँ, इसे जामा पहनाता हूँ, इसे शरीर प्रदान करता हूँ, इसे लिपिबद्ध करता हूँ, तो फिर ये क्या बन जाएगी? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई बन जाएगी। जैसे मैंने कहा ये आपको केवल सुनाई दिया है, तो ये मात्र एक क्या है? ध्वनि है। लेकिन इस अध्वनि को जो ही मैंने लिखा अब यह ध्वनि न रहकर अब यह क्या बन चुका है? वर्ण बन चुका है। तो कुल मिला के अपन ने क्या देखा दोस्तों? एक चीज़ देखिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। जबकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही किस नाम से जाना जाता है? वर्ण के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर आपके सामने परिभाषा दोहरा रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को किस नाम से जानते हैं अपन? वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दी है मैंने कि ध्वनि एक मौखिक इकाई है, जबकि वर्ण एक कौन सी इकाई है? लिखित इकाई है। जबकि अपन पहले ही देख चुके हैं कि व्याकरण के 3 अंग है और सबसे बड़ा वाक्य, वाक्य से छोटा शब्द और शब्द से छोटा क्या होता है? वर्ण होता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर 2 चीज़ें तो देख ली है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, और दूसरी ये भी देख ली है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनकर अपने सामने आते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे ज़बरदस्ती उनको गलत करके आते हैं। इन्हीं पर अपन चर्चा करने वाले हैं, इन छोटे छोटे प्रश्नों से जहाँ से अपन नंबर कटने की संभावना रहती है। इस संभावनाओं को पूरी की पूरी तरह से अपन समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अपने सामने आते हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। सुनिएगा दोस्तों, देखो अपन चर्चा कर चुके इसके बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं। हमने कहा है कि भाषा की वर्ण की परिभाषा की यदि अपन बात करें तो हमने कहा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को
वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को किस नाम से जाना जाता है? वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आगे चलते हैं। देखो यहाँ से जो प्रश्न बनकर अपने सामने आते हैं उन सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके विस्तार से उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन, पहला जो प्रश्न बन के आता है वो ये है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अभी अभी देखा है अपन ने दोस्तों, आप बता सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, और वह है ध्वनि। देखो वो सीधा सा प्रश्न था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। क्यों हमने कहा है कि ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न की यदि बात की जाए तो हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। देखो दोनों में जो मूल अंतर है वो मौखिक और लिखित का ये, तो फिर यहाँ पर जो आंसर आ जाता है अपने पास में वो क्या है? वर्ण। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना है, जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको इन चीज़ पर गौर करना है, मौखिक और लिखित पर। बहुत सी बार क्या होता है, विद्यार्थी जल्दबाजी करता है और वो ध्यान नहीं देता है और प्रश्न जबरदस्ती गलत करके आता है। मैं पूर्ण रूप से विस्तार से इन सब पर चर्चा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। आप 1% भी न घबराए दोस्तों। आज की क्लास से लेकर पूरी व्याकरण की क्लास तक मैं आपको बिल्कुल धुआंधार पढ़ाऊंगा। आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य के साथ देखते रहें। सुनेगा दोस्तों, अपन ने दोनों प्रश्नों पर चर्चा की है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है, जबकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। आगे बात करते हैं अपन। यहाँ से जो एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, जिस पर बहुत सी बार क्लासों में भी स्टूडेंट चर्चा करते हैं कि सर ये कौन से हैं और कौन से नहीं, उस चीज़ को मैं विस्तार से समझाता हूँ कि ऐसा है तो आखिर क्यों है। प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो दोस्तों, प्रश्न यूँ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो ध्वनि आ गया, और यहाँ पर आया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो यहाँ पर क्या आ गया? वर्ण आ गया। लेकिन यदि दोस्तों प्रश्न ऐसा न बन करके, प्रश्न यदि ऐसा बना होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ना यहाँ मौखिक होता और ना यहाँ पर लिखित होता, तो फिर आपका आंसर क्या होता? यदि आपके सामने आंसर होते ध्वनि, वर्ण, शब्द, ध्वनि, वर्ण, शब्द, तो फिर आंसर में आप क्या लगाते? यदि मान लो, ये भी छोड़ो, यदि दो पर ही अपन चर्चा कर ली जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो फिर इनमें से क्या लगाते? क्योंकि वहाँ तो अपन ने यही देख लिए, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या निकल के आता? तो फिर बात करते दोस्तों अपन कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अपन लगाएंगे वर्ण लगाएंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर वर्ण बना तो ध्वनि से ही है, तो फिर ध्वनि क्यों नहीं हो सकता? चर्चा करते हैं दोस्तों इस बात पर कि जब अपन ने व्याकरण को पढ़ना प्रारंभ किया तो हमने कहा था कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। देखो हमने कहा कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो पहली बात करते हैं व्याकरण का मतलब भाषा से, अर्थात भाषा के यहाँ पर अपन ने 3 देखे, वर्ण, शब्द और वाक्य। हमने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य। तो फिर सबसे छोटा अंग क्या निकल कर आ रहा है? वर्ण निकल कर आ रहा है। तो हम इस निष्कर्ष पे कह सकते हैं कि यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पर चर्चा करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर केवल और केवल क्या है? वर्ण है। यहाँ पर ध्वनि नहीं होगा। लेकिन यदि प्रश्न बनता है दोस्तों और वो पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, तो फिर आप क्या लगाओगे? ध्वनि लगाओगे। जबकि प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो फिर क्या लगाना है? वर्ण लगाना है। लेकिन
यदि ऐसा नहीं पूछ करके दोस्तों वो यदि चर्चा करता है कि भाषा की सबसे छोटी न मौखिक और न लिखित सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर आपको आंसर क्या लगाना है, वर्ण लगाना है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपकी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण का सबसे बड़ा वाक्य होता है और सबसे छोटा क्या होता है, वर्ण होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो इकाई आ रही है वो कौन सी निकल कर आ रही है, वर्ण निकल कर आ रही है। तो जो अपना प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, तो अगले प्रश्न पर चर्चा करें। तो अगला जो प्रश्न आ रहा है अपने सामने वह है कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। देखो अगला प्रश्न, भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, इस पर चर्चा करते हैं कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों। यदि मान लो आपके सामने ऑप्शन दिए जाए वर्ण, शब्द, वाक्य, तो इन 3 में से आप किसका चुनाव करेंगे। बहुत सारों के जहन में आ रहा होगा कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी, बहुत सारे सोच रहे होंगे वाक्य होंगे, बहुत सारे सोच रहे होंगे शब्द है। लेकिन यदि इन पर चर्चा करें तो इसका जो रूप निकल कर आता है वो केवल क्या है दोस्तों, वह है केवल शब्द। भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वो क्या है, शब्द। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर ऐसा क्यों? तो सुनिए, हमने कहा कि व्याकरण के कितने अंग हैं, 3। कौन कौन से, वापस समझाता हूँ। वर्ण, शब्द और वाक्य। जबकि इन 3 अंगों को यदि अपन देखते हैं तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि शब्द और वाक्य इनका अर्थ है, जबकि वर्ण का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। और अपना जो प्रश्न बनता है वह कहाँ से बन रहा है, अर्थ के आधार पर बन रहा है। हमने कहा कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो इस एक को निकाल देने के बाद में केवल कितने बचे, 2, शब्द और वाक्य। और शब्द और वाक्य इनमें बड़ा तो कौन सा है, वाक्य। तो छोटी इकाई क्या बन गई, शब्द। तो अपना जो प्रश्न है कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शब्द हो जाएगा। तो फिर इस पर आगे चर्चा करें तो एक चीज़ आती है कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ होती है। देखो यहाँ से अपन ने प्रश्न को निकाला कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ, भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ होती है। अब देखो भाषा के अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ होती है, तो फिर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 होती है। कितनी होती है, 2। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा के अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ होती है, 2 और 2 कौन कौन सी है, शब्द और वाक्य। देखिए दोस्तों वापस दिखा रहा हूँ मैं, ये वर्ण, ये शब्द और ये वाक्य। हमने कहा वर्ण का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थ के आधार पर कितने बचे, 2। तो हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ होती है, तो फिर राइट आंसर अपना आया 2। और कौन कौन से, शब्द और वाक्य। ये 2 कौन कौन सी है, शब्द और वाक्य। यह पहला और यह दूसरा। तो हमने कहा कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ होती है, 2 इकाइयाँ होती है। कौन कौन सी, शब्द है और दूसरा है वाक्य। तो फिर यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि भाषा के अंग अर्थ के अनुसार कितने होते हैं। यदि इसी प्रश्न को अपन घुमा के पूछ रहे हैं कि भाषा के अंग अर्थ के आधार पर, भाषा के अंग अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तब भी बात वही आ जाती है। तब भी आंसर अपना कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा कि भाषा के अंग अर्थ के आधार पर कितने माने गए हैं, 2 माने गए हैं। वो भी कौन से हैं, शब्द और वाक्य। कौन से हैं, शब्द और वाक्य। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर भी हमने देखा कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ हैं, तब भी अपना जो उत्तर आया वो है 2। कौन कौन से, शब्द और वाक्य, क्योंकि यहाँ पर वर्ण का अपन कोई भी अर्थ नहीं लेते हैं। और इसी प्रश्न को आगे हमने बढ़ाया तो फिर आंसर निकल के आया कि भाषा के अंग अर्थ के आधार पर कितने माने गए हैं, तब भी एक ही जो चीज़ निकल के आई है वह क्या है, शब्द और वाक्य। दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी गई है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो
जितना लिखा हुआ है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे अपन चर्चा कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, आगे चर्चा कर रहे हैं अपन। तो अपना जो अगला प्रश्न है वह ये है कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। और यदि मान लो यहाँ पर भी आपके सामने आंसर रहे वर्ण, शब्द और वाक्य, तो फिर क्या लगाओगे दोस्तों? देख लो, वर्ण भी है, शब्द भी है और वाक्य भी है। अब हमने कहा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य। अब समझिएगा कि हमने भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य को क्यों माना। सुनिएगा दोस्तों, भाव या भावार्थ, आपने देखा होगा कि जब अपन मुहावरे की बात करते हैं, लोकोक्तियों की बात करते हैं, किसी कविता के पद की बात करते हैं, तो अपन उसका अर्थ लिखते हैं और अर्थ के बाद में अपन अर्थार्थ लगा करके उसका भावार्थ लिखते हैं। तो हमने भावार्थ किसका लिखा दोस्तों? क्या वर्ण का लिखा, क्या शब्द का लिखा, बल्कि किसका भावार्थ लिखा अपन ने? वाक्य का भावार्थ लिखा। किसका भावार्थ लिखा? वाक्य का भावार्थ लिखा। इस पर आगे चर्चा करते हैं अपन। तो यहाँ से बात निकल कर आती है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वो कौन सी बची? केवल वाक्य ही बची। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता है वो कौन सा हो जाएगा? वाक्य की भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी गई है? वो मानी गई है कौन सी? आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसी पर वापस चर्चा करते हैं कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। तो हमने चर्चा की कि शब्द क्यों नहीं होता है। तो हमने कहा कि शब्द के अर्थ निकलते हैं, भाव नहीं निकलते हैं। जबकि वर्ण पर तो अपन यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहे। तो हमने कहा कि शब्द के अर्थ निकलते हैं, भाव नहीं निकलते। तो फिर भाव केवल किसके निकलते हैं? वाक्य की। कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वाक्य हो गई। अपन कहते भी हैं, जब अपन बात करते हैं लोकोक्ति या मुहावरों की, अपन कविता के पद की उसके अर्थ को लिखते हैं तो फिर बाद में अर्थार्थ लगाकर उसका भावार्थ लिखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात करें यदि इसी पर लोकोक्ति और मुहावरे पर, तो एलडीसी का जो पेपर हुआ था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो करवाया गया था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। उसमें प्रश्न पूछा गया था लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, और उसके जो 4 ऑप्शन थे वो ये थे कि मुहावरा वाक्य होता है। पहला ऑप्शन है मुहावरा वाक्य होता है, जबकि लोकोक्ति वाक्यांश होती है। दूसरा ऑप्शन है लोकोक्ति वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। तीसरा ऑप्शन था मुहावरा और लोकोक्ति दोनों वाक्य होते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन था मुहावरा लोकोक्ति दोनों वाक्यांश होते हैं। हमने यहाँ पर कहा है कि लोकोक्ति और मुहावरे से अपन भावार्थ निकालते हैं तो ये वाक्य में जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वाक्य और वाक्य से जो छोटा वो वाक्यांश भी तो हो सकता है। इसी पर चर्चा करते हैं। तो यदि इस प्रश्न के उत्तर पर अपन चर्चा करें तो एक चीज आती है कि लोकोक्ति एक पूरे वाक्य को इंगित करती है, जबकि मुहावरा वाक्य के अंश को इंगित करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यदि अपन देखने लगे तो इसका जो राइट ऑप्शन आता है वह ये है कि लोकोक्ति वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है। तो हमने इस आधार पर यहाँ देखा कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? वाक्य को माना जाता है। अब आगे एक प्रश्न पर और भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि भाषा का सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है। अपना लास्ट प्रश्न है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है। अगला है भाषा का सबसे बड़ा अंग वो क्या है। तो इस पर अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जब अपन ने व्याकरण पढ़ना स्टार्ट किया था तब कहा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं और सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है? वाक्य को माना जाता है, जबकि सबसे छोटा किसे माना जाता है? वर्ण को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आता है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे जो प्रश्न थे जो बहुत सी बार बच्चों को
उलझा देते हैं, इनको अपन ने विस्तार से देखा है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें आप इन प्रश्नों के उत्तरों को गलत करके न आएंगे। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे और सीधा आ जाते हैं अपन वर्ण पर कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि वर्ण मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को किस नाम से जाना जाता है? वर्णों के नाम से जाना जाता है। तो चर्चा करते हैं अपन वर्ण पर। वर्ण अपना टाइटल है जो वर्ण विचार का, उसमें पहली बात आती है कि वर्ण किसे कहा जाता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को किस नाम से जाना जाता है? वर्णों के नाम से जाना जाता है। या ऐसा कहें कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्णों के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा मैं लिख भी देता हूँ आपके सामने कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और वो भी कौन सी? ध्वनि, और इसका जो लिखित रूप होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? वर्णों के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। लेकिन अपन आगे चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में कि स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इन्हें किन किन भागों में बांटा गया है, इन सभी पर अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।